तो बुक में से न्यूमेरिकल पोर्शन हमने एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों कर लिए, राइट? कर लिए ना? यस यस सर। अब एग्जाम के पेपर में से कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। तो दिसंबर 19 का जो पेपर है, जून 19 का आपने मुझसे पूछा एक क्वेश्चन, दिसंबर 19 का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है दिसंबर 19 का। कोई बच्चा है क्लास में जिसने दिसंबर 19 का ये क्वेश्चन कर लिया हो? सर मैंने कर लिया यस सर। यस सर। मैंने अरे वाह, तो 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया। ठीक है। और कोई बच्चा है जिसने ट्राई किया और नहीं समझ में आया? अब देखना, कोई भी नाम नहीं लेगा। किया भी होगा और नहीं आया होगा ना, तो कोई मना नहीं करेगा। यहाँ सब सुपर डुपर ब्रिलियंट बच्चे हैं। ट्राई कर रहा है। अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसे ऑनेस्ट रहना खुद से भी और टीचर से भी। तो इस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं, देखो इसमें भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला जो पार्ट था ना, मैंने आपकी कॉस्ट शीट को मॉडिफाई, मेरी वाली कॉस्ट शीट को मॉडिफाई किया था थोड़ा सा। और उसमें कॉस्ट पर यूनिट का रोल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आता है, उसका यूटिलिटी इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो माइक ऑफ रखो ना प्लीज। इसमें क्या दे रखा है? A factory produces the standard product. The following information is given to you from which you are required to prepare cost sheet for the period ended 31st March 2019. ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कंज्यूमेबल मटेरियल का, फिर परचेज दे रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो कंज्यूमेबल मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब रॉ मटेरियल की बात हो रही है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा इससे। फिर उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1000 यूनिट, जिसकी कॉस्ट थी 38,400। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो 38,400 पैसा खर्च हुआ है वो इस साल हुआ है 31 मार्च 2019 के दिन, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ये पैसा खर्च है, या फिर 17-18 का पैसा खर्च है? 17-18। लास्ट ईयर, राइट। ये पैसा इस साल खर्च नहीं हुआ। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये प्रोडक्शन हमने इस साल नहीं किया। जो 38,400 का पैसा खर्च हुआ है वो इस साल का खर्च नहीं है, लास्ट ईयर का खर्च है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड याद करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो लास्ट ईयर सेल नहीं हो पाया, तो फीफो अजम्पशन के हिसाब से करंट ईयर में सेल हो जाएगा। अगर करंट ईयर में सेल हो जाएगा जिसपे पैसा आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इस साल, तो आप करंट ईयर की कॉस्ट में उसको ऐड करोगे, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने कैलकुलेट किया है वो करंट ईयर के प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेट किया है। और लास्ट ईयर का प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स इस साल की कॉस्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि इस साल वो सेल हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल मतलब जो गुड्स आपने इस साल सेल किया उसकी कॉस्ट, तो उसमें आपका ये भी गुड्स होगा 1000 जो आपने सेल किया होगा। हाँ बोलो, किसी का कोई डाउट है? स्क्रीन नहीं दिख रही है। बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही है सर। करिए। कई बार क्या होता है बेटा, नेटवर्क इश्यूज होते हैं आपकी तरफ से, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो एक बार नेट चेक करो, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो एप्लीकेशन का ना कैशे क्लियर करते रहा करो टाइम टाइम पे। जूम एप्लीकेशन का कैसे करोगे वो क्लियर? जैसे बाकी एप्लीकेशंस होती है उन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो एक आई का बटन आता है इन्फॉर्मेशन का, उसको प्रेस करोगे तो उसमें आएगा कैशे मेमोरी। स्टोरेज भी होता है, स्टोरेज क्लियर करोगे तो फिर वो आईडी वाईडी उड़ जाएंगे, दोबारा आईडी डालना पड़ेंगे आपको। कैशे क्लियर करने से शायद वो आईडी वगैरह नहीं जाता। और फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो फिर एप्लीकेशंस को ही जो है अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया करो। तो हम बात कर रहे थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये लास्ट ईयर का प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स है, इस साल सेल होगा तो इसलिए इस साल की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इससे रिलेटेड जो कॉस्ट शीट बनेगी, मेरे साथ साथ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करो सब बच्चे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। ये कॉस्ट शीट क्वेश्चन नंबर, सॉरी
दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट। इसमें बता रखा है कि किसकी है, नाम नहीं दे रखा, पर ये दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। तो आप यहाँ लिख दिया करो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। ये क्या था पलक, कौन सा जोक सुनाया हमने? अरे सर वो आशिका की स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही तो वो पूछ रही है हमसे। अच्छा, अभी सबके विजिबल है या नहीं? ठीक है, तो ये कॉस्ट विजिबल है। ओके। तो ये कॉस्ट शीट, सबसे पहले क्या लिखूं मैं यहाँ पे? यहाँ तो डायरेक्ट मटेरियल लिख लो, डायरेक्ट या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख लो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फर्स्ट टर्म थी हमारी कॉस्ट शीट की, डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? opening stock and ओपनिंग minus स्टॉक closing ऑफ रॉ raw मटेरियल material विच इज कितना है? 24,000 24,000 24,000। एड purchase परचेज कितना है? 4,000 2,04,000. 2,04,000। दोनों को ऐड करोगे तो फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा 244, ओ सॉरी 228। 28 हाँ ओके, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 9600। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहोगे? Prime cost. प्राइम कॉस्ट नहीं यार, अभी तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही आया है। Direct material. हाँ, Yes, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा? 217,400 नहीं, 218,400। 218,400. 218,400 ओके। कैलकुलेशंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है मेरी, कैलकुलेटर यूज करते हैं ना हम लोग। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, क्या डायरेक्ट वेजेस गिवन है क्वेश्चन में? Yes, sir. Yes, कौन sir. सा है अमाउंट डायरेक्ट वेजेस का? 48,000. 48,000 प्रोडक्टिव वेजेस, राइट, प्रोडक्टिव वेजेस दैट इज 8,000. 48,000। 48,000 करेक्ट। क्या और कोई डायरेक्ट वाला पार्ट है क्या अभी, जो Yes, अभी sir. Yes, sir. अदर Other डायरेक्ट direct एक्सपेंस expenses. 24,000 ओके। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस 24। yes sir अब Yes, sir. कोई Sir. डायरेक्ट पार्ट बचा क्या प्राइम कॉस्ट से पहले वाले आने वाली कोई आइटम? No, sir. नहीं। No, sir. no sir prime cost ओके ओके, तो प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों? 2,90,000 2,90,400. 2,90,400 290,400, इसका नाम दोगे प्राइम कॉस्ट। पूछा क्या है इसमें हमसे, इस क्वेश्चन में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट बनानी है बस हमें, और कुछ नहीं पूछा। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पूछा है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो इसका नाम तो आपने दिया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करूं? फैक्ट्री ओवरहेड, Factory overheads. overhead फैक्ट्री ओवरहेड्स व्हिच इज 100% ऑफ 48,000 प्रोडक्टिव वेजेस, 100% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस। तो 100% ऑफ
प्रोडक्टिव वेजेस, और प्रोडक्टिव वेजेस आपको पता है 48,000 थे, तो ये भी 48,000 आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेने के बाद क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट, कौन सी, Sir, ग्रॉस या factory नेट? cost. ग्रॉस। ग्रॉस। पर ये ग्रॉस और नेट दोनों यही होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर वाज नो WIP इधर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो WIP अगर है ही नहीं, तो यही कौन सी कॉस्ट, यही नेट मानी जाएगी या नहीं? Factory cost. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे अगर फैक्ट्री कॉस्ट लिख दूं, ऑल्टरनेटिवली वर्क कॉस्ट लिख दूं, तो यही नेट मान ली जाएगी। इसमें फिर क्या ऐड करते हैं? Office. ऑफिस ओवरहेड, Office and Overhead. ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, विच इज 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन दे देना इसका, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट कितनी थी? 3,38,000. 338,400. 338,400 का 10% कितना होगा? 33,840। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये ऐड कर लेने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगा वो 3,72,200 72. 3,72,200. सही है क्या? यस सर। Yes, sir. यही है. Yes, Okay. sir. इसका नाम क्या दूं? Cost of production. Cost of production. Cost of production. अब देखो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होगी। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पर पैसा खर्च हो रहा है? 10,000. 10,000. लिखा हुआ है क्लियरली, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड इज 10,000 यूनिट्स। तो ये जो पैसा खर्च हुआ है वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने से रिलेटेड खर्च है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पर यूनिट कितना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको शीट में भी दिया था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 372,240 बाय 10,000 यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? 372.24। ओके, कितना? 372 पक्का? 332.2। यस सर। या 37.222? 37.24. मेरे को नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। 37.224. 37.224. पक्का ना? Yes, sir. Yes, sir. 37.224 आ रही है बच्चों, 37.224। ये है पर यूनिट कॉस्ट, ये है पर यूनिट कॉस्ट। मतलब जो इस साल आपने प्रोडक्शन किया उसका पर यूनिट खर्च आ रहा है 37 रुपीज 22 अप्रोक्स। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या ऐड करते हो? Opening. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। Finish good. क्यों ऐड करते हो? क्योंकि पिछले साल Last. क्योंकि वो आपने इस साल प्रोडक्ट सेल किया होगा, और अभी तक जो पैसा खर्च हो चुका है 372,240, वो इस साल जो प्रोडक्शन किया है 10,000 उसका खर्च है। जो लास्ट ईयर की प्रोड्यूस की हुई यूनिट्स जो इस साल सेल हो रही है उसका भी एक्सपेंसेस हमें चार्ज करना है इस साल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 1,000 यूनिट थी जिसकी वैल्यू थी 38,400। तो यहाँ पर इसमें ऐड कर दो 38,400। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अमाउंट बताओ पहले, सही बताना। 4,10,640। 10,640. 4,10,640। क्या नाम दूं इसका? तो क्लोजिंग भी तो आएगा। हाँ क्लोजिंग आएगा, मतलब इसका कोई नाम नहीं होगा ना। यस सर, कोई नाम नहीं। इस साल जो आपने फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जिसे सेल नहीं कर पाए वो कितनी यूनिट्स थी? 2,000. 2,000। 2,000. इस साल जो आपने प्रोडक्शन किया 2,000 यूनिट्स का, तो पर यूनिट इस साल खर्च कितना हो रहा था?
37.2. 37.2 करेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आएगा जो उसकी वैल्यू क्या होगी, कितने रुपए का गुड्स आपने इस साल प्रोड्यूस किया जिसको आप इस साल सेल नहीं कर पा रहे, कितने रुपए का गुड्स आपने प्रोड्यूस किया जिसे आप सेल नहीं कर पा रहे, निकालने के लिए आप 2000 जो यूनिट्स हैं अनसोल्ड इस साल की, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, वापस बताना। 74,448 74,448 48 8 ठीक है, 74,448 इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, 3,36,192. 336,192 336,192 इसका क्या नाम दे, Cost of goods sold. Of finished goods कॉस्ट ऑफ Cost of फिनिश finished गुड्स सोल्ड, sold. कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड ये है जो इस साल आप प्रोडक्शन की भी यूनिट्स को सेल कर रहे हो, ये उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद इसमें क्या ऐड किया जाता है, Selling and and distribution overhead. distribution overhead राइट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4 रुपए पर यूनिट सोल्ड आ रहा है, कोई बच्चा बता सकता है कितनी यूनिट सेल हो रही है? 8,000. 9,000 बिल्कुल सही है, 9,000 में कोई बच्चा बता सकता है इस साल की प्रोड्यूस की भी यूनिट्स कितनी है जो सेल हो रही है? 8,000 8,000. करेक्ट। और लास्ट ईयर की 1,000, ऐसे आया 9, मतलब आपके पास पहले से स्टॉक था 1,000 और आपने प्रोड्यूस किया 10,000, टोटल अवेलेबिलिटी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ फिनिश गुड इज 11,000, उसमें से जो यूनिट सेल नहीं हो पाई वो 2,000, तो आपने 9,000 यूनिट सेल की, 9,000 में 1,000 तो लास्ट ईयर का है तो करंट ईयर का 8,000 है। तो फीफो मैंने आपको बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आया वो पहले जाएगा, मतलब जो यूनिट सेल हुई है आप ये अज्यूम करोगे कि जो पहले से पड़ी है वो सेल हुई हो, राइट। ओल्ड इज गोल्ड वाली कॉन्सेप्ट मत लगा देना यहाँ पे कि सर ओल्ड इज गोल्ड, हर चीज ओल्ड इज गोल्ड नहीं होती बिजनेस में। तो नॉर्मली जो यूनिट पहले से पड़ी है पहले वो सेल होंगी और फिर जो आपने प्रोड्यूस किए वो सेल होंगी, तो फीफो अजम्पशन साइलेंट में लगाई जाती है। तो अगर आप 9,000 यूनिट सेल कर रहे हो तो 9,000 का एक वर्किंग नोट देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 9,000 यूनिट कहाँ से आई, तो उसका वर्किंग नोट बना दो, सफिशिएंट स्पेस छोड़ देना अभी। तो एक वर्किंग नोट 1 किस चीज के लिए, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस finished goods produced during the year minus closing stock of finished goods। ये है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना था बच्चों? 1,000 प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना था बच्चों? 10,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना रह गया इस 2,000 साल? यार क्या प्रॉब्लम, 2,000, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड इज 9,000। 9,000. हाँ 9,000, तो 9,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई रुपीज पर यूनिट सोल्ड एक्सपेंसेस कितने थे? बोलो ना, 4 per unit. 4 रुपीज पर यूनिट, ये लिखा हुआ है।
₹4 पर यूनिट सोल्ड। तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितने आएंगे? 36,000. हाँ जी 36,000। 36 ऐड कर लेने के बाद जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आएगी वो कितनी आएगी? 3,72,192। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आई टोटल कॉस्ट। अब इन्होंने क्या कहा है आपको? ये आया टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब अगर मैं इसमें ऐड कर दूं प्रॉफिट जो गिवन नहीं है तो क्या आएगा? सेल्स। और फिर उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस भी बता दो भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो मैंने उसको स्टेटमेंट में ही दे दिया। तो ये 2-3 चीजें और निकालनी। यहाँ उन्होंने दे रखा है कि जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है। क्या सेल्स पता है आपको कितनी थी? No, sir. नहीं पता। तो क्या करूं अगर नहीं पता तो? 100. Sales को 100 मानो तो Sales को फिर 100 इक्वेशन नहीं बनेगी बच्चों। 100x. 100 अगर 100x. मानोगे तो इक्वेशन नहीं बनेगी। एक्स माना करो किसी भी चीज को। सर कोस्ट तो है ना, तो कोस्ट 80 हो जाएगी फिर. नहीं, हाँ शॉर्टकट अगर लगा रहे हो, कैलकुलेटर वाला शॉर्टकट लगा रहे हो बिना कुछ लिखे तो फिर 2 मिनट का काम है। अगर शॉर्टकट लगा रहे हो कैलकुलेटर की कैलकुलेशन पे, तो अगर सेल्स 100 है, प्रॉफिट Cost 20 80 है, हो तो जाएगी. कॉस्ट 80 हो गया। और कॉस्ट का अमाउंट दे रखा है 372 192। जो चीज जिसके इक्वल होती है उसका डिवाइड करते हैं और जो कैलकुलेट करना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइड किसका करूं? 378 80 का। मल्टीप्लाई किसका करूं अगर सेल्स निकालनी है तो? कोस्ट का. अरे 100. क्या बोलते जा रहे हो? इसलिए मैंने शॉर्टकट नहीं लगाया। शॉर्टकट जल्दी से तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहे। जो चीज जिसके इक्वल होती है उसका डिवाइड करते हैं और जो कैलकुलेट करना है वो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना प्रैक्टिकली, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम बचेगा सर, जितना अगर तुम सोच भी नहीं सकते। सर प्रॉफिट निकालना होगा तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ प्रॉफिट निकालना, वेरी गुड। प्रॉफिट निकालना हो तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक बार शॉर्टकट दोबारा से बताता हूँ। जो चीज जिसके इक्वल होती है उसका डिवाइड करते हैं और जो कैलकुलेट करना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। फाउंडेशन क्या है, इंटर में फाइनल तक भी काम आएगी तुम्हारे। मेरे भी काम आती है अभी भी। तो पहले शॉर्टकट, फिर मैं रिटर्न में बताता हूँ प्रैक्टिकली। लिखना मत इसको। शॉर्टकट क्या है कि हमें पता है कि जो सेल्स होती है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो आपने यहाँ पर एक बार रफली एक इक्वेशन बना दी, ये कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इन तीनों में से कौन सा अमाउंट गिवन है? कोस्ट का. कॉस्ट का, विच इज 3,72,192। एक मिनट इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, एक मिनट हटा रहा हूँ इसको। तो इन तीनों में से कॉस्ट गिवन है। अब उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट है, ये वाला ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंटेज किस पे था? सेलिंग प्राइस पे. सेलिंग प्राइस। तो जब भी कोई प्रॉफिट परसेंटेज जिस पे भी दे रखा हो और वो अमाउंट आपके पास ना दे रखा हो, तो आप ऐसे अज्यूम करो कि ये प्रॉफिट था 20, इसके आगे 20 लिख दिया। ये किसका था? सेल का। तो जिसका भी ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसके आगे 100 लिखा जाता है। ये प्रॉफिट 20 सेल का था तो सेल 100। अगर कॉस्ट का होता ना ये 20, तो आप यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट को 100। हालांकि आप डायरेक्ट फिर निकाल सकते थे, आप बोलते सर कॉस्ट दे तो रखिए, उसी पे अप्लाई कर देते। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट 20% सेल्स का है तो प्रॉफिट के आगे 20 लिखो, और जिसका भी दे रखा है वो सेल का दे रखा है तो सेल 100, कॉस्ट का दे रखा है तो कॉस्ट 100। फिर अकॉर्डिंगली थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरी कॉस्ट कितनी आएगी? 80। करेक्ट। अब मुझे बताओ कि इन तीनों में से अमाउंट कौन सा गिवन था आपको, आपके पास? 80 का. कॉस्ट का। और वो कितना था? 372,192। तो ये क्या अमाउंट है, किसका अमाउंट है इन तीनों में से? Cost का. तो इसका मतलब ये वाला फिगर जो है वो किसके इक्वल है?
100 के या 80 80 के। के या 20 के? 80 के। तो डिवाइड 80 80 डिवाइड 80 जो चीज जिसके इक्वल होती है उसका डिवाइड करते हैं, तो जो अमाउंट दे रखा है वो किसके इक्वल है उसका डिवाइड करो। अब बताओ तुम्हें क्या निकालना है। सेलिंग Sales. प्राइस अगर सेल निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 100 का। 100। पर अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होता डायरेक्ट तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 20 20 से। बस। तो ये है कॉन्सेप्ट, जो चीज जिसके इक्वल होती है उसका डिवाइड करते हैं और जो कैलकुलेट करना उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर सेल निकालनी है तो अगर सेल्स निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और अगर प्रॉफिट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई करो। 20 दैट्स से। इट। तो ये था एक शॉर्टकट जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन तो देना नहीं है, कैलकुलेटर यूज करना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में ये दे सकते हैं क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में आप इस तरीके से नहीं दे। एक बार निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सेल? 465 240 ऐसा कहा किसी ने? यस सर। यस सर। 465 240। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 93048 93048 ये आएगा प्रॉफिट। तो ये है शॉर्टकट। अब हम शॉर्टकट तो लगा नहीं सकते, इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रॉपर वर्किंग नोट देना पड़ेगा। तो प्रॉपर वर्किंग नोट देने के लिए क्या करें? यहाँ पे अजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो अजम्पशन लो, जो चीज प्रॉफिट परसेंटेज 20 दे रखा है सेल पर, और सेल आपके पास है नहीं, इसीलिए लेट द सेल्स बी एक्स, सेल को एक्स मान दिया। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ व्हाट? 20% of x, 20% of sales, 20% of x, that is 0.20x। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। बस अब यहाँ पर आपको पता है कि सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो आप यहाँ पर सेल्स आपने x अज्यूम किया है, सेल्स आपने x अज्यूम किया है, इज इक्वल्स टू, माइक ऑफ रखो ना, सेल्स x अज्यूम किया है, कॉस्ट आपके पास गिवन है ऑलरेडी 3,72,000। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही? सर आ रही है। ये सर। नेहा माइक चेक करो बेटा, आ रही है? कट के आ रही है? नो सर। नो सर। सही आ रही है। सही आ रही है। ओके, नेहा तुम्हें आ रही है अब आवाज? किसको नहीं आ रही थी? नेहा को ही नहीं आ रही थी ना आवाज। हेलो? यस सर। यस सर। नहीं, वो किस बच्चे को आवाज नहीं आ रही थी? शायद नेहा की आवाज थी। तो सेल्स एक्स, अरे यार इसका मैसेज है। अच्छा, हेलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही होगी ना मेरी अब? सर आ रही है। आ रही है क्या? यस सर। ओके। तो यहाँ पर सेल एक्स अज्यूम किया, प्रॉफिट 20% ऑफ एक्स 0.20x हो गया। अब इसे इक्वेशन में सेट कर रहे हैं। इक्वेशन में हमें कॉस्ट का फिगर पता है कि कॉस्ट कितनी गिवन है, 372 समथिंग, 372 192 192, और प्रॉफिट हमने 0.20x अज्यूम किया था। प्रॉफिट सर हमने अब आ 0, गई आवाज। अच्छा ओके, तो प्रॉफिट हमने 0.20x अज्यूम किया था। अब यहाँ पर जो x है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 0.20x, उधर दे रखा है प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 372
192। अब x माइनस 0.20x करोगे तो कितना x आएगा? 0.8 0.80 इज इक्वल टू 372 192। अब x की अगर वैल्यू निकालनी है तो 372 192 डिवाइड बाय क्या करूं? 0.8 0.8। अब देखो तुम सही मायने में वापस से वही बात हो गई ना, जो चीज जिसके इक्वल होती है उसका डिवाइड करते हैं। ये आ गया या नहीं? इतना सारा लिखने से, इतना सारा लिखने से वही है। आपने सेल्स को कितना अज्यूम किया मुझे ये बताओ? x नहीं, जो चीज जिसके इक्वल होती है उसके हिसाब से आपने उसको एक अज्यूम किया, 1 अज्यूम किया। और प्रॉफिट 1 का 20% 0.20 आया और कॉस्ट 0.80 आया। तो ये जो कॉस्ट है 0.80 के इक्वल है और यहाँ x मतलब एक लिखा हुआ है सब सही मायने में, 1x है ना ये। तो आ गया ना, जो Yes, चीज sir. जिसके इक्वल होती है उसका डिवाइड करते हैं और जो कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई हाँ, करते sir, हैं, आ तो वो गया। शायद शॉर्टकट। अब ये है उसका डिटेल फॉर्मेट। अब करो, देखो डायरेक्ट अमाउंट ये आएगा 4 लाख कितना? Yes, sir. 65,240 4,62,000. अरे यार 62 65 कहाँ to से? 40. हाँ 465 टू 40। ये किसकी आवाज इतनी प्यारी सी? धीरे धीरे कौन बोलता है ये? चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो 4,65,240 एक्स की वैल्यू आई और एक्स आपने सेल्स को अज्यूम किया। और अगर प्रॉफिट निकालना है तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। तो इसके बाद ही नीचे लिख देना प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स इज 4,65,240 माइनस कॉस्ट इज 3,72,192। तो कितना आया प्रॉफिट? वही आएगा जो पहले आया। 93,048 90 93,048 93,048। यस सर। बस अब यहाँ पर अपनी इसमें रख लो ये प्रॉफिट 93,048। प्रॉफिट रख लेने के बाद जो सेल्स आएगी वो वही आएगी, कितना? 4,65,240, राइट? यस सर। अब हमसे सेलिंग प्राइस पूछिए। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला अगर मैं ऐसे लिखूं कि जो भी सेल्स थी उसमें डिवाइड कर दूं सोल्ड यूनिट्स का, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगा या नहीं? यस सर। तो सेल्स है yes sir 4,65,240 बाय सेल सोल्ड यूनिट्स है 9,000। तो कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस? 51.6 51.69. 51 पॉइंट कितना? 69. 69। 51.69 51.69। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट आया। क्या ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. yes sir ओके। अब देखो तुम लोग और, सर हाँ आशिका बोलो। सर जो आपने वर्किंग नोट बनाया था ना सेल्स के लिए, तो इसमें हाँ। हम ये भी लिख सकते हैं ना कि सेल्स को हम 100 अज्यूम कर रहे हैं, ऐसे करके हाँ भी लिख सकते हैं। ओनली 100 लिखोगे ऐसा? नहीं, हाँ सेल्स को 100 तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट 80 हो जाएगी फिर। देखो अगर शॉर्टकट कैलकुलेटर पे लगाना है ना तो 100 लिख लो। मैं अगर यहाँ 100, मैंने कल भी एक बार बताया था कि अगर मैं इसे ना सेल्स को यहाँ एक्स की जगह 100 लिखूं, ओनली 100, तो इक्वेशन आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। प्रूव करता हूँ, कल हालांकि बताया था। जैसे यहाँ हमने लिखा, इसको यहाँ पर 1 मिनट के लिए रेफरेंस के लिए कॉपी कर रहा हूँ। अगर सिर्फ 100 लिखते हो तो फिर इक्वेशन नहीं बन पाएगी, मतलब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। देखो ये है, आपने यहाँ लिखा लेट द सेल बी एक्स, मैंने लिखा लेट द सेल बी 100, करेक्ट। देयरफॉर प्रॉफिट इज 20, 20। करेक्ट। तो Yes, sir. कॉस्ट इज 80। यस सर। अब मुझे इक्वेशन में रखना है इसे, सपोज
तो सेल्स का अमाउंट मैंने लिखा इक्वेशन नहीं 100। बनेगी। हाँ अभी रुक जाओ एक बार। सेल 100 अज्यूम किया था, ये वाला ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ आशिका, कि Yes, सेल sir. इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट? Yes, sir. तो सेल इज इक्वल्स टू 100, कॉस्ट 3,72,192 प्लस प्रॉफिट 20। बताओ ये इक्वेशन सेट ये हो रही है क्या? इक्वल 100 इज सर इक्वल्स टू ये। इक्वेशन तो नहीं नहीं, सर। लेकिन फिर नॉर्मल जैसे सेल्स इक्वल्स टू करके सेल्स का अमाउंट फिर इनटू 100/80 करके कर दे तो नहीं मैं समझा नहीं, मतलब ये 20 को इधर ले आओ तो 80 हो जाएगा ऐसा? नहीं, इस इक्वेशन को नहीं लिख रही, बस मैंने लेट लिख दिया। मैंने डायरेक्ट सेल्स इक्वल्स टू इनटू 100/80 तो ऑटोमेटिकली सेल्स आ गई। वो सर वो रफली करने के लिए बोल रही हो कैलकुलेटर। वो तो ये रहा ना, मैंने पहले ही बता दिया बेटा, ये रहा ना, वो तो अपन ने वो शो ये क्यों नहीं कर शॉर्टकट तो सकते? नहीं लिख नहीं सकते। वर्किंग नोट में अगर तुम ऐसा लिखोगे इसका मतलब ये है कि हमारी कौन ये एक्सेप्टेड नहीं है भाई। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि जो 100 है वो इसके इक्वल है। 100 इज इक्वल टू 3,72,212 या ये थोड़ी, तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा वर्किंग नोट, कट कर देगा कोई भी देख के बोलेगा यार ये तो मैथमेटिक्स वीक है ऐसा लगेगा। कॉन्सेप्चुअली जो तुम कैलकुलेटर की अगर बात कर रहे हो ना तो एक्सेप्टेड है कि कैलकुलेटर पे हमें करना है तो वो तो उस पे कुछ भी करो कुछ भी लिखो, पर लिखने में नहीं आएगा। वर्किंग नोट में आप ऐसे नहीं लिख सकते लेट द सेल बी 100। हाँ लेट द सेल बी 100x लिख सकते थे, इससे इक्वेशन बन जाएगी। मैंने कल इसी तरीके से बताया था, लेट द सेल बी x, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20x, देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू 80x। अब आप कर लो, ये दूसरा एक और तरीका आ गया कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100x माइनस 100x माइनस 20x इज इक्वल्स टू 80x। अब इससे आप कर लो कि 80x इज इक्वल्स टू 3,72,192, तो x इज इक्वल्स टू 3,72,192 बाय 80। तो इससे जो x की वैल्यू है फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो सेल आ जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई कर देना तो प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा यस सर। ये एक ऑल्टरनेटिव है, ये लिखा जा सकता है।